हाय एवरीवन, दिस इज़ जाता फ्रॉम सेल कम्पिटिटिव इंग्लिश लर्निंग। आज भी हम बेसिक ग्रामर को ही कंटिन्यू करेंगे, पर सबसे पहले जो हमने पिछली वीडियो में सीखा उसका एक क्विक रिकैप और उसके बाद जो मैंने होमवर्क दिया था 3 क्वेश्चंस उसको डिस्कस करेंगे। फिर आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर बेस्ड। तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम किसी थिंग या किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो उस पर्सन और थिंग को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और जो हम बात करते हैं उस पर्सन और थिंग के बारे में, वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। ठीक है, तो प्रेडिकेट भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सब्जेक्ट भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जो उसमें से जो मेन वर्ड होगा सब्जेक्ट में से, वो तो कहलाएगा सब्जेक्ट वर्ड, और बाकी का पार्ट क्या कहलाएगा? बाकी का पार्ट एडजेक्टिव का काम कर रहे होने की वजह से एट्रीब्यूट कहलाता है। ठीक है, और उधर प्रेडिकेट में जो मेन पार्ट होता है वो कहलाता है प्रेडिकेट वर्ड, और बाकी का सारा पार्ट क्या कहलाता है? वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होता है। वर्ब हमारा मेन वर्ड होता है, वो प्रेडिकेट वर्ड होता है, इसलिए बाकी का पार्ट क्या कहलाता है? एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब आते हैं, फिर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमने लास्ट वीडियो में फंक्शन बेस्ड सेंटेंसेस को डिस्कस किया था। फंक्शन बेस्ड जो होती हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम सिंपल स्टेटमेंट दें कोई भी। ठीक है, इंटेरोगेटिव जिनमें हम कोई क्वेश्चन पूछें, इम्पेरेटिव जिनमें हम कोई कमांड दें। अच्छा, कमांड से जैसे ये कमांड है शट अप। ठीक है, तो जब मैं सब्जेक्ट को डिस्कस कर रही थी तो क्या डिस्कस किया गया था कि एक सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट में यानी कि वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब तो है शट अप में। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? इम्प्लाइड, यानी कि हिडन। अंडरस्टूड होता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू। ठीक है, यू शट अप। तो यानी कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट हिडन होता है। वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी जिनमें हम कमांड दें, कोई रिक्वेस्ट करें, सजेशन दें, उनमें जो क्या होता है? सब्जेक्ट हिडन होता है। ठीक है, तो अगर हम इम्प्लाइड सब्जेक्ट के साथ कोई सेंटेंस बनाएं तो व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश? इंग्लिश में सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस कौन सा होगा? इम्प्लाइड सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सब्जेक्ट हिडन है, सिर्फ वर्ब है। तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? वो सेंटेंस होगा गो। गो इज द शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश विद इम्प्लाइड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज हिडन हेयर। इट इज इस तरह से है, मतलब कमांड दे रहे हैं इसमें, यू जो है वो हिडन है। इसमें क्या कह रहे हैं? यू गो, मतलब कमांड दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर इम्प्लाइड सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट हो, तो शॉर्टेस्ट सेंटेंस कौन सा है? आई एम या फिर आई गो, दोनों में ही उतने ही लेटर्स हैं। ठीक है, आई एम या आई गो शॉर्टेस्ट सेंटेंस है ऑफ इंग्लिश अगर सब्जेक्ट जो है वो हिडन नहीं है तो। ठीक है, तो एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी, जनरली जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो आगे ही होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो पीछे होगा। पर लेकिन समटाइम्स ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे मैं लिखूँ, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, द बस कम्स हेयर। अगर मैं इसी को लिखूँ, हेयर कम्स द बस यहाँ आती है। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंसेस ठीक हैं। ऊपर वाले में तो जैसे नॉर्मल सेंटेंस है, सब्जेक्ट सबसे आगे है। ठीक है, बाकी फिर वर्ब हो गई, फिर बाद में हेयर एडवर्ब हो गया। पर यहाँ पे एडवर्ब सबसे आगे आ गया, हेयर कम्स द बस। ठीक है, तो ऐसे में जब एडवर्ब सबसे आगे आ जाए और हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का फॉर्मेट ही चेंज कर दें, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन एक एडवांस टॉपिक है इंग्लिश का। ठीक है, वैसे आप जान लें कि ये ऐसे सेंटेंस भी गलत नहीं है। ऐसा जब हमने किसी चीज़ को दबाव डाल के कहना हो तब हम इन्वर्जन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर एडवर्ब आगे आ रही है और सब्जेक्ट बिल्कुल पीछे चला गया है, सेंटेंस का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया गया है, तो वहाँ पे क्या अप्लाई हुआ है? इन्वर्जन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
फिर हमने उसके बाद क्या डिस्कस किया था, फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स को डिस्कस किया था। फिनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं, और नॉन फिनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होती। वो फर्दर डिवाइडेड हैं किसमें, इन्फिनेटिव में, जेरेंड में और पार्टिसिपल में। इन्फिनेटिव आगे फर्दर जो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करे। अगर नाउन का काम कर रहा है तो वो सिंपल इन्फिनेटिव है, अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर रहा है तो वो जेरेंडियल इन्फिनेटिव है। और जेरेंड क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी वर्किंग एज नाउन। और पार्टिसिपल क्या होता है, जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कि फिक्स्ड ही है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंगली मैटर करेगा। अब जैसे मैं लिखूं द बॉयज आर फ्लाइंग, ठीक है, अब मैं लिखूं द बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो नीचे वाला जो सेंटेंस है वो अपने आप में कंप्लीट है, इसको अपने बाद में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ये सेंस बना रहा है कि बर्ड्स उड़ रहे हैं, पर बॉयज़ तो नहीं फ्लाई कर सकते, तो इसको यानी कि अपने बाद में क्या ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। द बॉयज़ आर फ्लाइंग द काइट्स। अब ये सेंटेंस सेंसिबल हो गया। ठीक है, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव, ये वर्ब इंट्रांजिटिव, सेंटेंस टू सेंटेंस मैटर करेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो वो वहाँ पे क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, अगर सेंटेंस अपने आप में ही सेंसिबल है, कंप्लीट है, विदाउट ऑब्जेक्ट, तो वो वहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, चलिए आगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जैसे एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है, वैसे ही जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिसके लिए एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या रहता है कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर अगर सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, पर लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे ले जा रहे हो, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख रहे हो, तो वो वहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना होके ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप उसको फिर प्रेपोजिशन की हेल्प से लिखते हो। ठीक है, चलिए आगे, लास्ट फिर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्कस किया था, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट डिस्कस किया था। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट के बिना अधूरा होता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल किए थे, जैसे ओके क्या डिस्कस किया था, हम कॉम्प्लीमेंट डिस्कस कर रहे थे। जैसे मैं बोलूँ ही लुक्स ऑनेस्ट, ठीक है, ही वर्क्स ऑनेस्टली। मैं इन दो सेंटेंसेस में आपको डिफरेंस समझाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो ऑनेस्ट वर्ड है वो कैसे यूज़ हुआ है, एज कॉम्प्लीमेंट। ऑनेस्ट क्या होता है, ऑनेस्ट वैसे तो एडजेक्टिव होता है। बहुत शुरू में मैंने बताया था कि एडजेक्टिव जो वर्ड है वो दो तरीके से यूज़ होता है, एज एट्रीब्यूटिवली, एज प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली अगर वो नाउन से पहले यूज़ हो रहा है, और प्रेडिकेटिवली अगर वो वर्ब के बाद में आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे ये लुक के बाद में आ रहा है तो ये कैसे यूज़ हुआ है, प्रेडिकेटिवली। दूसरा, आप कहेंगे कि ये लुक को बता रहा है, कैसे, वो कैसा दिखता है, ऑनेस्ट। ठीक है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने की वजह से ये एडवर्ब होना चाहिए, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। पर लेकिन यहाँ पे एक रूल नोट कर लीजिए कि जितनी भी वर्ब्स ऑफ सेंसेशन होती हैं, जितनी भी वर्ब्स ऑफ सेंसेशन होंगी उन्हें हमेशा एक एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब नहीं। ठीक है, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन कौन सी होगी, जो हमारी 5 सेंसेस से रिलेटेड होती हैं, लुक, स्मेल, टेस्ट, अपीयर, फील, साउंड। ठीक है,
ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ में हमेशा क्या है, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं यूज़ होगा। सिमिलरली अगर मैंने वर्ब ऑफ सेंसेशन हटा दी तो उसके बाद में क्या यूज़ हो रहा है, एडवर्ब यूज़ हो रहा है। कैसे काम करता है, ऑनेस्टली, ठीक है। अब जैसे आई फेल्ट बैड, ठीक है, ही बिहेव्ड बैडली। अब दो सेंटेंसेस में डिफरेंस समझ में आ रहा है। वैसे आप कहेंगे कि देखो फेल्ट को क्वालिफाई कर रहा है कि मैंने कैसे महसूस किया, बैड, महसूस करने को बता रहा है, वर्ब को बता रहा है, तो एडवर्ब आना चाहिए था, पर नहीं, क्योंकि ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है। वर्ब ऑफ सेंसेशंस के साथ में हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है। नीचे वर्ब ऑफ सेंसेशन नहीं है, बिहेव्ड है, इसलिए क्या आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है। तो हम वापस आते हैं अपने सेंटेंस पे, ही लुक्स ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ हुआ है और वर्ब के बाद में यूज़ हुआ है, इसलिए कैसे यूज़ हुआ है, कैसे यूज़ हुआ है, एज प्रेडिकेटिवली। तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ही को ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ही जो है वो सब्जेक्ट है, तो ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा यहाँ पे, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट आ रहा हो, तो हमने डिस्कस किया था वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्लियर हुआ, चलें आगे। अब आते हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिया था 3 क्वेश्चंस, उन पे। पहला क्वेश्चन था, एवरी मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्चून। तो हमें एक एक वर्ड को एनालिसिस करना था कि हर एक वर्ड क्या है, क्या है, क्या है। चलिए मैं एक एक करके बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मेरे इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, मैन। मैन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ड, यानी कि मेन सब्जेक्ट, ठीक है। अब एवरी जो है वो मैन को डिफाइन कर रहा है फर्दर, तो ये क्या हुआ, एट्रीब्यूट, ठीक है। इज क्या है, वर्ब, ठीक है। और आगे, एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्चून। तो अब मुझे बताओ कितनों ने आर्किटेक्ट को एज ऑब्जेक्ट सोचा कि आर्किटेक्ट ऑब्जेक्ट है। आर्किटेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ऐसा क्यों, एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्चून, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि कोई एक्शन परफॉर्म हुआ हो ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे कोई ऐसी वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है जो इस पे परफॉर्म हुई हो, इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। समझ में आया, ये कॉम्प्लीमेंट है। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मैन के लिए यूज़ हुआ है, मैन मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसके साथ ही मुझे बताओ ये जो पूरा है वो कैसे यूज़ हुआ है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेटिव नाउन है। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, प्रेडिकेटिव नाउन और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। पिछले सेंटेंस में ही लुक्स ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ही की क्वालिटी थी कि वो ऑनेस्ट दिखता है, ठीक है। तो ऑनेस्ट वहाँ पे एडजेक्टिव था, इसीलिए वो जो प्रेडिकेट पार्ट था वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव था। पर यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट में वर्ड यूज़ हुआ है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट नाउन है, इसलिए ये जो प्रेडिकेट है वो कौन सा प्रेडिकेट कहलाएगा, प्रेडिकेटिव नाउन। समझ में आया, चलिए इसके साथ ही एक पॉइंट यहाँ पे और डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट और, एक सेकेंड, ये हो गया, ठीक है। इसके साथ ही एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। एडवर्बियल और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। एडवर्बियल मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्किंग एज एडवर्ब, ठीक है। सिंगल एडवर्ब हो तो वो एडवर्ब,
ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्बियल या फिर एडवर्ब फ्रेज भी बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर एक सिंगल एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो एडजेक्टिव फ्रेज या फिर आप उसको एडजेक्टिवियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस से पहले सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही सेंटेंस में ऐड ऑन करते हैं इंफॉर्मेशन, दोनों ही और इंफॉर्मेशन देते हैं। पर लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट इंफॉर्मेशन देता है उसके बिना सेंटेंस जो है वो अधूरा है। कॉम्प्लीमेंट के बिना सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है, बट एडवर्बियल के बिना सेंटेंस हमारा चल सकता है, यानी कि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसके बिना सेंटेंस हमारा उसके बिना भी कंप्लीट होता है। पर कॉम्प्लीमेंट के बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। जैसे पिछले 2 सेंटेंसेस को ही ले लो, ही लुक्स व्हाट, इनकम्प्लीट है। एवरी मैन इज द व्हाट, इनकम्प्लीट है। अब मैं एक सेंटेंस लिखूं, सिमिलरली अगर मैं लिखूं ही इज एन ऑथर, ठीक है, ही रोट द नोवेल सो वेल। अब यहाँ पे देखो, ही इज एन ऑथर, तो ऑथर जो है ही को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो ऑथर वैसे नाउन होता है, तो ये कैसे यूज़ हुआ है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्यों है, क्योंकि देखो अगर आप सिर्फ ही इज़ लिखोगे तो क्या इनकम्प्लीट है ना सेंटेंस, ठीक है। इसलिए ही इज़ एन ऑथर, यहाँ पे एन ऑथर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और फर्दर ये प्रेडिकेट कौन सा कहलाएगा, प्रेडिकेटिव नाउन, क्योंकि ऑथर जो है वो नाउन है। दूसरा, ही रॉट द नॉवल, तो मैं इस सेंटेंस को यहाँ पे भी तो ख़त्म कर सकती हूँ, ठीक है। ही रोट द नॉवल भी सेंटेंस पूरा सेंसिबल बन रहा है, यहीं पे ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो आगे वो फर्दर और बता रहा है ना रोट के बारे में कि कैसे लिखा, सो वेल, बहुत अच्छा, ठीक है। जो चीज़ वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या कहलाती है, एडवर्ब। पर यहाँ पे एडवर्ब सिंगल वर्ड ना होके 2 वर्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, एडवर्बियल। तो ये एडवर्बियल जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मेरा सेंटेंस इसके बिना भी कंप्लीट है, इसलिए ये एडवर्बियल है, ठीक है। आपको एडवर्बियल और कॉम्प्लीमेंट दोनों में डिफरेंस समझ में आया, दोनों ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, पर लेकिन एडवर्बियल ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है जिसके बिना भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, पर कॉम्प्लीमेंट के बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द कोर्ट अपॉइंटेड हिम गार्डियन ऑफ द ऑर्फन चाइल्ड। तो इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट कौन है, अपॉइंटेड जो है वो वर्ब है, यानी कि प्रेडिकेट वर्ड है, ठीक है। ओके, ये अपॉइंट का एक्शन किसने परफॉर्म किया, कोर्ट ने। कोर्ट मेरा सब्जेक्ट वर्ड है। द जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, कोर्ट के लिए, तो इसलिए द क्या होगा, एट्रीब्यूट, ठीक है। अब ये अपॉइंटेड का एक्शन किस पे परफॉर्म हुआ, हिम पे, तो हिम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो हिम के बारे में फर्दर आगे ये क्या है, गार्डियन ऑफ द ऑर्फन चाइल्ड, उसको और डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे गार्डियन ऑफ द ऑर्फन चाइल्ड क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया, क्योंकि ये हिम को और ज़्यादा डिफाइन कर रहा है। हिम ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा डिफाइन करे, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे, वो क्या कहलाती है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ही रिकग्नाइज्ड माई वॉइस एट वंस, तो यहाँ पे अगेन रिकग्नाइज वर्ब है, क्योंकि रिकग्नाइज का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो वर्ब है। वर्ब यानी कि ये क्या है, प्रेडिकेट वर्ड, यानी कि मेन वर्ड। बाकी वैसे ये सारा का सारा प्रेडिकेट है, ठीक है। आगे उसको फर्दर डिफाइन करेंगे। ही एक्शन परफॉर्म करने वाला है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट वर्ड, ठीक है। अब किस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया, वॉइस को, तो वॉइस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉइस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है।
क्योंकि रिकॉग्नाइज का एक्शन वॉइस पे परफॉर्म हुआ, तो जो जिस पर एक्शन परफॉर्म होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट भी कौन सा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे माई जो है आगे फर्दर वॉइस को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे मैंने बोला था, जैसे सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट होता है वैसे ही ऑब्जेक्ट का भी एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो माई क्या है, एट्रीब्यूट। क्योंकि देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो थिंग और पर्सन, यानी कि नाउन या प्रनाउन होते हैं। जो चीज़ नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई करती है उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और जो चीज़ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ लग के एडजेक्टिव का काम करे तो वो सेंटेंस में वहाँ पे क्या कहलाती है, एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट है। एट वंस, उसने मेरी आवाज़ को एकदम से रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। कैसे रिकॉग्नाइज कर लिया, एकदम से। तो रिकॉग्नाइज, ये जो एट वंस वर्ड है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है, रिकॉग्नाइज को। तो रिकॉग्नाइज क्या है, वर्ब है। जो चीज़ वर्ब को क्वालिफाई करिए उसे क्या बोलते हैं, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, जो कि है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर बेस्ड। चलिए अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में से स्ट्रक्चर बेस्ड। जैसे फंक्शन बेस्ड 4 टाइप्स थी, उसी तरह स्ट्रक्चर बेस्ड भी 4 टाइप्स हैं। सिंपल, फर्स्ट वन, सेकंड वन इज कंपाउंड, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स, फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसे हम मिक्स्ड भी बोलते हैं, ठीक है। पर इन टाइप्स को समझने से पहले हमें समझना होगा कि फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। फ्रेज, क्लॉज is a group of words that make some sense but not complete, ठीक है। doesn't contain subject predicate, can't stand alone, part of a sentence, ठीक है। चार पॉइंट्स इसके बारे में लिखे, अभी मैं डिस्कस बाद में करती हूँ, 2 मिनट, ठीक है। इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स complete in itself, contains subject predicate, can stand alone, may or may not part, may or may not be a part of sentence, ठीक है। तो फ्रेज और क्लोज में ये डिफरेंस है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो थोड़ी बहुत सेंस बनाता है बट कंप्लीट सेंस नहीं, ठीक है। जैसे हम बोलें कि एट 10 o'clock, इन द नाइट, इस तरह से 2-4 वर्ड्स जो सेंटेंस में कहीं आ रहे हों, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं बना सकते, इसलिए दे कांट
स्टैंड अलोन, और इनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी नहीं होगा, और ये सेंटेंस का पार्ट होते हैं, ये अपने आप इंडिविजुअली स्टैंड नहीं कर सकते। आगे क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो अपने आप में कंप्लीट होता है। इट कैन स्टैंड अलोन, अपने आप में कंप्लीट है। इट मे वर्क एज अ सेंटेंस, ठीक है, और उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब जैसे मैं बोलूँ शी हैज़ अ गोल्ड रिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, she has a ring of gold. Next sentence, she has a ring which is made of gold. अब इन तीनों सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो इन तीनों ही सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? शी हैज़ अ गोल्ड रिंग, उसके पास एक गोल्ड की रिंग है, तो इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें वर्ब है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ये है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट, तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझ में आया? ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि क्लॉज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, शी हैज़ अ रिंग ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे ये जो ऑफ गोल्ड, ये क्या है? ये एक फ्रेज है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक सम सेंस ऑफ गोल्ड, कुछ सेंस बना रहा है पर पूरी सेंस तो नहीं बन रही ना, तो ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना, जब इस पूरे सेंटेंस के साथ जुड़ा तो मीनिंग बना, ठीक है। तो ऑफ गोल्ड क्या कहलाएगा? फ्रेज, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कांट स्टैंड अलोन एंड डजंट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज नोन एज फ्रेज। यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है, ठीक है, वर्ब नहीं लगी, यानी कि, ठीक है, तो ये क्या है? फ्रेज है। समझ में आया इतना? आगे, शी हैज़ अ रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब शी हैज़ अ रिंग अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। आगे, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो विच इज मेड ऑफ गोल्ड में यहाँ पर विच सब्जेक्ट भी है, इज वर्ब भी है, यानी कि ये वाला पार्ट इतना प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और बाकी का पूरा का सारा प्रेडिकेट भी है। ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी हो, प्रेडिकेट भी हो, ठीक है, और मीनिंगफुल भी हो, तो उसे क्या बोलते हैं? क्लॉज। तो ये क्लॉज है। तो ये क्लॉज उस क्लॉज से अलग कैसे है, या ये क्लॉज इस क्लॉज से अलग कैसे है? यहाँ पे बीच में क्या लगा है? कंजंक्शन लगी है। विच कंजंक्शन क्या होती है? जो दो सेंटेंसेस को जोड़े, दो फ्रेजेस को जोड़े, या फिर दो क्लोजेस को जोड़े, ठीक है। तो विच यहाँ पे किसका काम कर रही है? कंजंक्शन का काम कर रही है। तो यहाँ पे ये जो शी हैज़ अ रिंग अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, पर लेकिन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड जो है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड व्हाट? तो सेंटेंस का ये पार्ट अपने मीनिंग के लिए किस पे डिपेंडेंट है? मेन क्लॉज पे। तो इससे हमें समझ में आता है, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आई होप आपको यहाँ पे दो बातें क्लियर हुई होंगी कि जो क्लॉज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। किस तरह के? एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है हम उसे डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पर विच जो है कौन सी कंजंक्शन होती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होती हैं जहाँ पे
जो एक डिपेंडेंट क्लोज को एक इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ जोड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शी हैज़ अ रिंग अपने आप में कंप्लीट है, इसका ये मीनिंगफुल है, सेंटेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। ये अपने मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, पर लेकिन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड जो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट होने के बावजूद भी किसी पे डिपेंडेंट है, यानी कि मेन पार्ट पे डिपेंडेंट है अपने मीनिंग के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। और हमको जो सेंटेंस है वो कहाँ से पढ़ना है? ये पूरा सेंटेंस यहाँ से माना जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहलाता है? क्योंकि इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो जोड़ रही है। तो हम सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू करेंगे, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ से पढ़ने पे पता लगता है कि ये अपने मीनिंग के लिए डिपेंडेंट है, इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। जब हम इसको इस पार्ट के साथ जोड़ के पढ़ रहे हैं तब मीनिंग समझ में आ रहा है। इसीलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। आगे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी फर्दर 3 टाइप्स का है। सिमिलरली फ्रेजेस भी 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। जो फ्रेजेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस और एडवर्ब फ्रेजेस। इसी तरह जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो भी आगे फर्दर 3 टाइप्स का होता है। नाउन क्लॉज, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। चलिए इन्हीं फ्रेजेस क्लोजेस के टाइप को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, he wants something, और दूसरा सेंटेंस लिखूं, he wants to go home। तो यहाँ पे wants जो है वो वर्ब है, ठीक है। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? वॉन्ट्स का जो ऑब्जेक्ट यानी कि एक्शन किस पे परफॉर्म हो रहा है? समथिंग। समथिंग यानी कि फिर क्या हुआ? ये नाउन। मैंने पहले बताया था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन परफॉर्म हो। तो समथिंग यहाँ पे नाउन है। पर लेकिन टू गो होम, अगेन ये एक्शन किस पे परफॉर्म हो रहा है? वॉन्ट्स का होम पे, कि क्या वो घर जाना चाहता है। तो वॉन्ट्स का एक्शन होम पे परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे पर लेकिन ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज। समझ में आए? चलिए अब इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज को डिस्कस करते हैं। अगर मैं लिखूं ही इज अ वेल्दी मैन, और अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। तो यहाँ पर मैन नाउन है, ठीक है। मैन की क्वालिटी है कि वो वेल्दी है, तो मैंने वेल्दी वर्ड ही कैसे यूज हुआ है? एज एडजेक्टिव। वेल्दी को मैंने कैसे यूज किया है? एज एडजेक्टिव। नीचे वाले सेंटेंस का भी मीनिंग वही है, पर लेकिन यहाँ पर मैंने एक वर्ड ना यूज़ करके अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ किया है। सेंटेंस का मीनिंग वही है। तो ऑफ ग्रेट वेल्थ यहाँ पे क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज, या फिर आप इसको एडजेक्टिवियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिवियल या फिर एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं सेंटेंस लिखूं एडवर्ब फ्रेज के लिए, या ही रैन क्विकली, ही रैन with a great speed,
ठीक है। ही रैन क्विकली, रैन क्या है वर्ब, दोनों ही ये जो फ्रेजेस हैं, ये फ्रेज है और ये जो वर्ड है किसको क्वालिफाई कर रहा है, रैन को, कैसे भागा यही बता रहा है, क्विकली। ठीक है, तो क्विकली यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ठीक है, पर लेकिन इसी चीज़ को मैंने एक सिंगल वर्ड में ना कह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कहा है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, या फिर आप इसको एडवर्बियल भी बोल सकते हो। समझ में आया, आप इसको एडवर्बियल भी बोल सकते हो या फिर आप इसको एडवर्ब फ्रेज भी बोल सकते हो, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बता रैन के बारे में ही रहा है कि कैसे भागा विद ग्रेट स्पीड, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब का काम कर रहा है। पर लेकिन सिंगल वर्ड ना होने की वजह से, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, एडवर्बियल या एडवर्ब फ्रेज। क्लियर हुआ। तो ये तो थी हमारी फ्रेजेस की टाइप्स। अब चलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज की टाइप्स की ओर। सबऑर्डिनेट क्लॉज की टाइप्स डिस्कस करने से पहले एक बार डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो अपने आप में मीनिंगफुल होता है, पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो अपने मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आपस में जोड़ती कौन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसीलिए दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, ही एक्सपेक्ट्स टू गेट अ प्राइज, नेक्स्ट he expects that he will get a prize। पहले ऊपर वाले सेंटेंस को देखते हैं। एक्सपेक्ट वर्ब है, ठीक है, ये एक्सपेक्ट का एक्शन किस पे परफॉर्म हुआ, प्राइस पे। प्राइस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। पहले ही डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन परफॉर्म हो। उसने क्या एक्सपेक्ट किया, प्राइस। पर यहाँ पर सिंगल वर्ड प्राइस तो नहीं यूज़ हुआ, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज। ठीक है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज। नीचे अब इस वाले सेंटेंस, नीचे वाले सेंटेंस पे आते हैं। ही एक्सपेक्ट्स, ही एक्सपेक्ट्स अपने आप में मीनिंगफुल है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मेन क्लॉज। दैट ही विल गेट अ प्राइज, दैट ही विल गेट अ प्राइज जो है वो अपने आप में मीनिंगफुल नहीं है, अपने मीनिंग के लिए डिपेंडेंट है ही एक्सपेक्ट्स पे। अगर हम सेंटेंस को यहाँ से पढ़ें, दैट ही विल गेट अ प्राइज, दैट ही विल गेट अ प्राइज व्हाट, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। ये अपने मीनिंग के लिए किस पे डिपेंडेंट है, मेन क्लॉज पे, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और डैट कौन सी कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी फर्दर सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी जो एक्सपेक्ट वर्ब है उसका ये जो पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस ये जो पूरा क्लॉज है, कैसे काम कर रहा है, एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया, एक्सपेक्ट वर्ब का एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है सेंटेंस का ये वाला पार्ट। क्या एक्सपेक्ट किया उसने, दैट ही विल गेट अ प्राइज। ठीक है, तो जब वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, तो इसीलिए ये क्या हुआ, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। अब बढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की ओर। अगर मैं जैसे सेंटेंस लिखूं, द चेयर विद अ ब्रोकन लेग इज माइन,
अगला सेंटेंस लिखूं, द चेयर which has a broken leg is mine. अब यहाँ पे देखो, with a broken leg फर्दर और किसको डिफाइन कर रहा है, चेयर को। चेयर क्या है, नाउन। चेयर के बारे में और बताया जा रहा है कि उसकी एक लेग टूटी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैसे काम कर रहा है, एज एडजेक्टिव, पर ये एक सिंगल वर्ड तो नहीं है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। पर यहाँ पे द चेयर इज माइन, ये तो है मेन क्लॉज, क्योंकि ये अपने आप में मीनिंगफुल है, चेयर मेरी है, द चेयर इज माइन, ठीक है। पर which has a broken leg, which has a broken leg what, मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और यहाँ पे which क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, विच हैज़ अ ब्रोकन लेग, ठीक है। तो ये जो विच हैज़ अ ब्रोकन लेग में सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। ऊपर और नीचे वाले सेंटेंस में डिफरेंस क्या था, ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं था, नीचे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इसीलिए वो फ्रेज था और ये क्लोज है, ठीक है। ये अपने मीनिंग के लिए इस वाले पार्ट पे डिपेंडेंट है, इसीलिए क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट ही क्यों, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जा रहा है मेन पार्ट से। अब आते हैं, ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है। ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये चेयर को क्वालिफाई कर रहा है। चेयर बता रहा है कैसी, टूटी हुई। चेयर क्या है, नाउन। जो चीज़ नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या होती है, एडजेक्टिव। इसलिए ये पूरा जो क्लॉज है वो क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। समझ में आया, चलें आगे। लास्ट बचा हमारा एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज मैं एक सेंटेंस लिखूं, दे रेस्टेड एट सनसेट, ठीक है। नेक्स्ट लिखूं, दे रेस्टेड when evening came, they rested at sunset। तो when they rested at sunset, ठीक है। जो चीज़ when को बताए वो क्या कहलाती है, एडवर्ब, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, दे रेस्टेड जो है वो अपने आप में मीनिंगफुल है, ठीक है। सेंटेंस मतलब मीनिंग समझ में आ रहा है हमें कि उन्होंने आराम किया, कंप्लीट है, ठीक है। इसलिए क्या है, मेन क्लॉज। व्हेन इवनिंग केम, व्हेन इवनिंग केम जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि व्हेन इवनिंग केम का हमें मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, व्हेन इवनिंग केम व्हाट, ठीक है। जब हम इसको इसके साथ जोड़ के पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि उन्होंने शाम होने पे आराम किया। तो यानी कि ये अपने मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट है, इसीलिए ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में भी फर्दर सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज क्यों है। ये एडवर्ब क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो क्लॉज है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है, रेस्टेड पे। और ऊपर जो है वहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं था। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सबसे पहली टाइप थी सिंपल सेंटेंस।
सिंपल सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे हिज करेज won him honor, ठीक है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, ठीक है, एक वर्ब होगी, ठीक है। यहाँ पे करेज क्या है? सब्जेक्ट, बाकी का सारा क्या है? प्रेडिकेट, और वन क्या है? वर्ब, ठीक है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, जब हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अ फ्रेज और व्हाट इज़ अ क्लोज, तो हमने वहाँ पे कहा था कि अ क्लोज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ठीक है। इट मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, ओके। फर्दर, इट कैन स्टैंड अलोन। क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अकेला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो इससे समझ में हमें ये आता है कि जब वो अकेला इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी कि वन सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। बात समझ में आई मेरी? कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है एक सिंपल सेंटेंस, क्योंकि क्लॉज में क्या बोलते हैं? एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक प्रेडिकेट होगा, वर्ब होगी, ठीक। क्लॉज में यही तो बोलते हैं, और सिंपल सेंटेंस में भी तो यही यही होता है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और प्रेडिकेट, ठीक है। तो यानी कि एक सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड sentences consists of two or more independent clauses। जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला के बनते हैं। अब जैसे मैं सेंटेंस बोलूँ, आई वेंट टू सूरजकुंड फेयर एंड bought a statue of Buddha। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, दोनों का मीनिंग अपने, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। हाँ, सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू वन सिंपल सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंसेस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला के बने होते हैं। आई वेंट टू सूरजकुंड फेयर अपने आप में मीनिंगफुल है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब है, वेंट, ठीक है। सिमिलरली एंड बॉट अ स्टैचू ऑफ बुद्धा, जब एंड लगा है तो यहाँ पर ये जो आई है वो दोनों पार्ट्स के लिए एज सब्जेक्ट काम कर रहा है। भले ही हिडन है पर लेकिन यहाँ पर भी आई है, हिडन है। एंड लगा होने की वजह से हमने एक ही बार लगाया, बट इसका भी आई जो है सब्जेक्ट है। तो हम इस सेंटेंस को जब हम प्रॉपर पढ़ेंगे तो ये यही हुआ कि आई बॉट अ स्टैचू ऑफ बुद्धा। तो आई बॉट अ स्टैचू ऑफ बुद्धा भी अपने आप में कंप्लीट है। आई सब्जेक्ट है, बॉट जो है वो वर्ब है, बाकी मतलब सारा बोर्ड से लेके यहाँ तक क्या है? प्रेडिकेट है। दोनों ही पार्ट्स जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बने हैं। जब सेंटेंस जो है दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बना हो तो उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे दो ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? डबल कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। पर अगर दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस ज्वाइन होते हैं एक सेंटेंस में, वहाँ क्या बोला जाता है? मल्टीपल कंपाउंड सेंटेंस।
क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में समझाती हूँ। मल्टीपल कंपाउंड सेंटेंस का एक एग्जांपल करते हैं, जैसे ही bought a book from the store and read it and enjoyed it। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो अपने आप में मीनिंगफुल है, ही बॉट अ बुक फ्रॉम द स्टोर, ठीक है। बॉट वर्ब है, बाकी का सारा प्रेडिकेट है, ठीक है। ही क्या है? सब्जेक्ट है, ये सारा प्रेडिकेट है। सिमिलरली ही एंड लगा होने की वजह से ही इसका भी सब्जेक्ट है, ही रेड इट, इसका भी सब्जेक्ट है, ही एंजॉयड इट। तो तीनों ही पार्ट्स अपने आप में मीनिंगफुल हैं, यानी कि तीनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो जब सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला के बनता है तो उसे बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे दो से ज़्यादा है इसलिए इसको बोलेंगे मल्टीपल कंपाउंड सेंटेंस। वहाँ पे दो ही थे तो उसको बोल रहे थे डबल कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे ही केम to meet me but I was not at home। Okay, he came to meet me, he came to meet me अपने आप में मीनिंगफुल है, ठीक है। ही सब्जेक्ट है, केम जो है वर्ब है, ये सारा प्रेडिकेट है। I was not at home, आई वॉज नॉट एट होम भी अपने आप में मीनिंगफुल है। क्यों? क्योंकि आई सब्जेक्ट है, ठीक है, वॉज जो है वो वर्ब है, ये सारा क्या है? प्रेडिकेट है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ रहा है तो यहाँ पे बट क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ने वाली कंजंक्शन क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज से जोड़ती है वो क्या कहलाती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। जो कंजंक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़े वो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसीलिए आप सेंटेंस के दूसरे पार्ट को कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हो। वैसे तो दोनों को ही बोल सकते हो, दोनों को ही इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हो, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। बट यहाँ पर इस पार्ट को इस पार्ट से कौन सी कंजंक्शन जोड़ रही है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एंड हो गया, बट हो गया, आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, ठीक है। इस तरह की कंजंक्शंस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारी क्या कहलाती हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसीलिए हम इस पार्ट को कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो कंजंक्शंस एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ती हैं वो कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसी के बारे में, जहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन रहती है। अब इस सेंटेंसेस को ज़रा ध्यान से देखें। ही इज़ ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल, एंड लगा है। एंड हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है? क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे तो पंक्चुअल यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है, तो ये कैसे हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज? ये कैसे हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज? तो यहाँ कंजंक्शन सिर्फ क्लोजेस को ही नहीं जोड़ती, कंजंक्शन वर्ड्स को भी जोड़ती है, कंजंक्शन फ्रेजेस को भी जोड़ती है, कंजंक्शन क्लॉजेस को भी जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनेस्ट एंड जो पंक्चुअल हैं दो एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंजंक्शन जो है दो एडजेक्टिव्स को जोड़ रही है, एंड जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो एडजेक्टिव्स को जोड़ रही है। तो हम इसको यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। सिर्फ एंड लगा होने की वजह से कंपाउंड सेंटेंस नहीं समझ लेना है, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ये कंपाउंड यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कंपाउंड एलिमेंट्स हैं, दो एडजेक्टिव्स कंजंक्शन से ज्वाइंड है। यहाँ पर रेड एंड ब्लैक क्या है? दो नाउन्स हैं। रेड एंड ब्लैक आर हर फेवरेट कलर्स,
ठीक है। तो रेड एंड ब्लैक यहाँ पर दो नाउन्स हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में एंड कंजंक्शन दो एडजेक्टिव्स को ज्वाइन कर रही है, यहाँ पे दो नाउन्स को, और यहाँ पर लव्स एंड एडोर्स दो वर्ब्स को, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस विद कंपाउंड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग से नहीं लगा है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही प्रेडिकेट है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, ये सिंगल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है विद कंपाउंड एलिमेंट्स। बात समझ में आई? मैंने आपको इसका एग्जांपल इसीलिए दिया था कि कहीं आप एंड समझ के बस ये ना समझ लें कि कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ओर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस consists of one main clause and one or more subordinate clause. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज तो एक ही होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मेन क्लॉज की रिस्ट्रिक्शन है कि एक ही होगा, पर लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कितने भी हो सकते हैं। जैसे हम पीछे अभी सेंटेंस करके आए थे, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, ठीक है। तो वो क्या था? सबऑर्डिनेट क्लॉज था। उससे पहले भी हमने एडजेक्टिव वाले में किया था, द चेयर विच हैज़ अ ब्रोकन लेग इज़ माइन, द चेयर इज़ माइन, वो जो था इंडिपेंडेंट था। विच हैज़ अ ब्रोकन लेग डिपेंडेंट था, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे मैं बोलूँ यू कैन सिट wherever you want। तो यहाँ पर यू कैन सिट अपने आप में मीनिंगफुल है, इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि मेन क्लॉज, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज, कुछ भी कह लो, ठीक है। वेयर एवर यू वॉन्ट व्हाट, मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, ओके। नाउ ये क्या है? क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक ही सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब हम एग्जांपल करेंगे जहाँ पे मेन क्लॉज एक ही होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होंगे? एक से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे सेंटेंस लिखूँ, व्हेन वी एंटर्ड the hotel, the manager said that there was no room। चलिए सबसे पहले तो मुझे इस सेंटेंस में ये समझाओ कि was क्यों लगा है। सेंटेंस का मीनिंग तो यही समझ में आ रहा है ना कि जैसे ही हम होटल में एंटर किए, मैनेजर बोला कि यहाँ पे कोई रूम नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। फिर भी वॉज क्यों लगा है? क्योंकि अगर आपने सेंटेंस पे ध्यान दिया हो, सेड दैट, यानी कि ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, नरेशन, ठीक है, इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट सेंटेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वॉज यूज़ हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। When we entered the hotel, the manager said that there was no room। अगर यही the manager said और ये कोमास में होता तो वहाँ पे is होता, समझ में आया? और यहाँ पे here होता। ये पढ़ा होगा आपने नरेशन, here changes into there and is changes into was, वही है ये, ठीक है। हम जब ऐसे चेंज करने को आए कि डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना दो, वो इजी है, एक्टिव का पैसिव बना दो, वो इजी है। जब डायरेक्ट सेंटेंस आता है और उसको आइडेंटिफाई करना कि ये किस फॉर्म में है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, वो विद प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए तो इस सेंटेंस पे आते हैं। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले आप मुझे ढूंढ के बताओ कि मेन क्लॉज क्या है जो अपने आप में मीनिंगफुल है, अपने मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। द मैनेजर सेड, द मैनेजर सेड जो है वो अपने आप में मीनिंगफुल है, मैनेजर ने
कुछ कहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो मेन क्लॉज है। When we entered the hotel, when we entered the hotel, what? मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, बट वर्ब है, सब्जेक्ट है, इसलिए यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो है पर मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर। अब that there was no room, that there was no room what? नहीं, फिर दोबारा से मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस सेंटेंस में दो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं पर मेन क्लॉज एक ही है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार, जैसे हम पहले सबसे शुरू में डिस्कस करके आए थे कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। अब आप सोच के बताइए मुझे कि ये दोनों जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं वो नाउन क्लॉज हैं, एडजेक्टिव क्लॉज हैं या एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है, बताइए। चलिए, आपने सोच लिया कि ये दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से क्लॉजेज हैं। यहाँ पर दैट देयर वाज नो रूम जो है वो सेड वर्ब का एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। सेड वर्ब है, उसने क्या कहा, दैट देयर वाज नो रूम, तो यानी कि ये जो पूरा क्लॉज है वो कैसे काम कर रहा है, एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, ठीक है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ऊपर व्हेन वी एंटर्ड द होटल द मैनेजर सेड, व्हेन द मैनेजर सेड, मैनेजर ने कब कहा, व्हेन वी एंटर्ड द होटल, ठीक है। तो जो चीज़ व्हेन को डिफाइन करे, ठीक है, वो क्या होती है, एडवर्ब, इसीलिए ये क्लॉज कैसे काम कर रहा है, एज सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। क्लियर हुआ। अब आते हैं अपनी लास्ट टाइप की ओर, जो कि है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, या फिर इसे आप मिक्स सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 main clauses and 1 or more subordinate clause। क्या कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें मेन क्लॉजेस तो 2 होंगे ही होंगे, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो 1 या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। समझ में आया। अब कंफ्यूज नहीं होना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस से अलग कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज जो है वो एक ही रहेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने भी हो सकते हैं, 1 या 1 से ज़्यादा भी, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है उसमें मेन क्लॉज 2 होंगे ही होंगे, 2 रहेंगे उसमें मेन क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज 1 या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैं लिखूं, he went to the market, he went to the market and bought a wristwatch that was stolen a few weeks later। आप इस सेंटेंस को समझें कि वो मार्केट गया, उसने एक रिस्ट वॉच खरीदी। ही वेंट टू द मार्केट अपने आप में मीनिंगफुल है। वैसे भी यहाँ पे क्या कंजंक्शन यूज़ हुई है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। और
इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू वन सिंपल सेंटेंस, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इक्वल टू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कि ये दो सिंपल सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसको एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इस पार्ट को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं। बॉट और रिस्ट वॉच को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन कर रही है। दोनों ही अपने मीनिंग के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ही वेंट टू द मार्केट, ठीक है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, वर्ब भी है। एंड लगा होने की वजह से ये जो ही सब्जेक्ट है वो इस पार्ट का भी सब्जेक्ट है, यानी कि हम इसको पढ़ेंगे ही बॉट अ रिस्ट वॉच। ही सब्जेक्ट भी है, बॉट वर्ब भी है, बॉट अ रिस्ट वॉच पूरा प्रेडिकेट भी है। तो यानी कि ये दो हो गए क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब that was stolen a few weeks later, that was stolen a few weeks later अपने मीनिंग के लिए डिपेंडेंट है सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स पे। तो हमें क्लियर नहीं हो रहा ना कि क्या स्टॉल हो गया, यानी मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस का, क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं वो दो हैं और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो कितना है, एक है। और हमने जब भी सेंटेंस को पढ़ना है तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें जो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो भी डिपेंडेंट क्लॉज का पार्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से सेंटेंस शुरू होगा, दैट वाज स्टॉलन अ फ्यू वीक्स लेटर। दैट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, बाकी का सारा प्रेडिकेट है, वॉज जो है वो वर्ब है, वॉज स्टॉलन जो है वो वर्ब है। तो मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, इस वजह से ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब आपको मुझे बताना है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आगे फर्दर क्या है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है या सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है, सोचिए। देखो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, दैट वाज स्टोलन, व्हाट वाज स्टोलन, वॉच क्या है, नाउन के आगे फर्दर विशेषता बता रहा है कि जो गुम हो गई, ठीक है, जो चीज़ नाउन की विशेषता बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव, इसलिए क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप ये सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सो बी प्रिपेयर्ड। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाने से पहले, बिना लक्ष्य के जीवन बिना पते के उस लिफाफे के समान है जो कभी कहीं नहीं पहुंच सकता। इसलिए अपने जीवन को एक लक्ष्य अवश्य दें।